would like to ask you, what is your story behind, like आपको एग्रीकल्चर ही मेन चीज क्यों लगती है यूपीएससी के लिए? नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो हमारे डे टू डे लाइफ में जुड़ा हुआ है। अभी मैं उदाहरण देता हूँ, अगर आपको याद हो फार्मर्स प्रोटेस्ट, और अभी सबसे हॉट न्यूज है। हाँ जी, हाँ जी। फिर से दोबारा वो है ना प्रोटेस्ट वगैरह का वहाँ पर है, तो प्रोटेस्ट तो वो तो अलग मामला है, लेकिन पता होना चाहिए एक नॉर्मल नागरिक को, पता होना चाहिए फार्म सेक्टर के बारे में कि एग्रीकल्चर क्या है ना, हम क्या इनपुट करते हैं, क्योंकि वो हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। जो भी चीज हम खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, कोई भी सारा एग्रीकल्चर है। तो एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग एग्रीकल्चर का जो एक आम सिटीजन को होना चाहिए, तो वो तो जरूरी है। दूसरा जो मैं मानता हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं है ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे नबार्ड एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं, या स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम दे रहे हैं, और यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, आईएएस के एग्जाम दे रहे हैं। अभी आजकल क्या हो रहा है, लगातार प्रीलिम्स एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस एग्रीकल्चर का 100%। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अभी मैंने जो रियलाइज किया कि जब हम मार्केट में जाते हैं, एग्रीकल्चर की बुक ढूंढते हैं, तो आपको एकेडमिक बुक मिलता है ना, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, या वो उस टाइप के लेवल होते हैं कि जो प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कैटर नहीं करते हैं। और वहाँ स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर को समझना है ना, पर्टिकुलर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं मानता हूँ कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी होता है कि एक समझ होनी चाहिए कि हर स्टूडेंट को होना चाहिए। और एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमी, ज्योग्राफी है ना, इवन इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हर डायमेंशन एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी संदर्भ में जैसे दिशा की ये बुक है, एक अच्छा प्रयास है, कोशिश है कि जहाँ ये सारे मल्टीपल डायमेंशंस को कवर किया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर, आपके हिसाब से इस बुक की 360 एग्रीकल्चर, इसकी यूएसपी क्या है, ब्रांड यूएसपी क्या है? इसका ब्रांड यूएसपी ये है कि ये जनरल स्टडीज जो होता है, जीएस का पेपर होता है। हाँ जी। इसमें जहां जहां एग्रीकल्चर आता है, हाँ जी, सब कवर होता है। दूसरा क्या, ये टेक्स्ट गाइड है। हाँ जी। मतलब एक होता है कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, और एक पढ़ते हैं आप गाइड बुक, ये दोनों का मिक्स है। टेक्स्ट गाइड में क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट भी मिल रहा है, फैक्ट्स भी मिल रहा है, प्लस आपको साथ साथ प्रैक्टिस के पीवाईक्यूज भी मिल रहे हैं। इसमें कुछ एक्सपर्ट के एडवाइस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन सा टॉपिक को एक स्टूडेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एग्जाम का कवर किया गया है। ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट यूएसपी है कि स्टूडेंट कोई भी एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन है वो यहाँ से सॉल्व हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसमें करंट अफेयर्स, करंट डायमेंशन में कवर किया गया है, गवर्नमेंट पॉलिसी प्रोग्राम भी कवर किया गया है। तो ये इसीलिए इसका नाम दिया गया है 360 डिग्री अप्रोच। हर डायमेंशन से एग्रीकल्चर को एक सिंगल बुक में कवर किया जाए। नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट एग्रीकल्चर को या तो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं या वो इकोनॉमी में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, सबका एक संगम है, एट वन प्लेस यहाँ आता है। सर, तो आपने एग्रीकल्चर, आपकी क्या कोई बैक स्टोरी रही है इस एग्रीकल्चर को लेके? दैट्स व्हाई बिकॉज़ यू नहीं, वो बैक स्टोरी ये रही है कि मैं इन्वायरमेंट सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, साइंस से पढ़ाता हूँ, हाँ जी, ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट पढ़ाना होता है। हाँ जी, हाँ जी। अब इसमें होता ही क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जब मैं ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सॉइल, क्रॉपिंग पैटर्न, ये सब मैं बता रहा हूँ। जब मैं इन्वायरमेंट के पोर्शन में आता हूँ पर, तो कई बार बच्चों का वो क्वेश्चन आता है कि सर कि ये जो है क्या हम इसके और एस्पेक्ट हम पढ़ेंगे, जैसे आपने इन्वायरमेंट पढ़ा दिया या ज्योग्राफी एस्पेक्ट है। अब जैसे क्या होता है आजकल प्रिसिजन फार्मिंग, रोबोटिक फार्मिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी की यूज हो रहा है। तो कई बार ऐसा मैंने देखा, कई बच्चों का मेरे पास आना होता है तो कहते थे सर मैंने तो ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर पढ़ा, मैंने इकोनॉमी में पढ़ रखा है ना, 5 ईयर प्लान, जितनी भी चीजें हैं, बट वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो मुझे ये लगा कि पिछले 2-3 सालों से कि ऐसा एक होना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स को वन विंडो कि जहाँ वो सारी चीजों को दिया जा सके। और एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड ये होता है क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम, है ना, जैसे कि आपको पता है कि अगर ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो झारखंड मेरा राज्य है, वहाँ पर है। और मैंने देखा है कि एग्रीकल्चर झारखंड, बिहार, यूपी, वहाँ बहुत प्राइम ऑक्यूपेशन होता है। और एग्रीकल्चर का हमेशा जैसे गाँव में जाना या सब देखना, तो वो मुझे कई बचपन से इंस्पायर करता रहा है कि है ना एग्रीकल्चर के बारे में कुछ न कुछ प्रयास होना चाहिए। और एक मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन दिशा पब्लिकेशन के थ्रू से हुआ कि उन्होंने जब ये बुक की बात हुई तो मुझे लगा कि नहीं, दिस लेट डू दिस प्रोजेक्ट बिकॉज दिस प्रोजेक्ट कैन बी रियली वेरी यूजफुल फॉर ऑल काइंड ऑफ जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो वहाँ पर ये चीज़ वहाँ पर आए। अच्छा, तो सर इसको पढ़ के तो कोई एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकता है कोई, तो जो आपके हिसाब से उनकी सैलरी कितनी होती है एग्रीकल्चर ऑफिसर की सैलरी वो डिपेंड करता है। अगर आप गवर्नमेंट में अगर मान लीजिए कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है तो वहाँ पर कम से कम 50-60,000 मिलता है, वहाँ पर आता है। अगर आप इवन मैं कहना चाहूँगा कोई प्राइवेट कंपनी में भी आजकल के ना एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी पार्ट का है। कई सारे एग्रीटेक कंपनीज भी हैं, है ना, जैसे मान लीजिए फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, या हम कोई भी प्लांट क्रॉप्स करते हैं
तो वहाँ भी एग्रीकल्चर की बहुत डिमांड होती है जॉब का। अब वहाँ भी बहुत हाई पेइंग जॉब्स होते हैं। तो आपको लगता है कि इनकी जो सैलरी जस्टिफाइड है सबके लिए, हाँ, कि या क्या गवर्नमेंट को या देना हाँ। और ज्यादा देनी चाहिए? बिकॉज नहीं, गवर्नमेंट को और देनी चाहिए, रीजन बीइंग क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे अन्नदाता हाँ जी, फूड है और एग्जैक्टली। हमारी फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। और हमें क्या करना है, हमें टैलेंटेड लोगों को अट्रैक्ट करना है इस फील्ड में। ज्यादातर लोग इंजीनियर, डॉक्टर और बन रहे हैं वहाँ पर। हमें एग्रीकल्चर पार्ट भी चाहिए। और एक और चीज क्या है जो मैं मानता हूँ कि आईएएस ऑफिसर को अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनको ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल पे जाना होता है, तो उनको एग्रीकल्चर की समझ भी होनी चाहिए। तो बहुत मल्टीपल चीजें आ जाती है, तो उसमें हमें मानता हूँ कि उसका सैलरी लेवल हाई होना चाहिए ताकि हम और अच्छे लोगों को हम अट्रैक्ट करें इस फील्ड में, है ना, उसका योगदान रहे वहाँ पर। अब जैसे सर मैं उत्तराखंड से हूँ, हाँ ठीक जी, है, तो मेरे दादी दादा हैं वो खेती करते थे पहले। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उन्होंने खेती इसलिए छोड़ी और दिल्ली इसलिए आए क्योंकि उन्हें जो जितनी पहले वेजेस मिल रहे थे, क्या नाम है, कोई भी एग्रीकल्चर कुछ भी करते थे तो उसके वेजेस उनके कम होने लग गए थे। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है इसमें किसका हाथ है? गवर्नमेंट का हाथ है कि जो वो उस एरिया का, ये ऐसा क्यों हुआ कि जिसकी वजह से जो फार्मर्स है अभी प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, और बिल्कुल। उससे पहले उनके सारे वेजेस भी कम हो गए। अब सारे देखो फार्मर्स अपने लैंड से निकल के मेट्रोपॉलिटन बिल्कुल में बिल्कुल। शिफ्ट हो रहे हैं ताकि पैसा कमा सके। अच्छा, बिल्कुल और उनको यहाँ पर भी काम नहीं मिलता। हाँ जी, सो हाँ ये क्यों हो रहा है? लाइक क्यों गवर्नमेंट इसका कारण बहुत सारा है, पता है। एक कारण ये होता है कि जो किसान होते हैं, जो फार्म में कर रहे हैं, वहाँ पर कॉस्ट जो फार्मिंग हो रही है वो इंक्रीज होती जा रही है। पहले जो हम एग्रीकल्चर इनपुट डालते थे, फर्टिलाइजर हो या पेस्टिसाइड हो कोई भी, अब जैसे गवर्नमेंट तो फर्टिलाइजर सब्सिडी दे रही है, लेकिन जैसे केमिकल पेस्टिसाइड है, बाकी जो फार्म इनपुट है उसमें सब्सिडी वगैरह उतना नहीं मिलता है। तो अभी क्या होगा, महंगाई बढ़ता चला जा रहा है। अब फार्मर को ज्यादा पैसे खर्च करने, लेकिन जिस तरह से उनको इनकम मिलना चाहिए वहाँ नहीं है। कई बार इशू होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, बहुत सारी चीजें। तीसरा जो मैं मानता हूँ कि क्या हो रहा है कि हम बहुत वन साइडेड काम कर रहे हैं। हमें क्या है कि केवल किसान को केवल खेती करेंगे, हमें उनको बहुत सारे सपोर्ट भी चाहिए कि वो केवल कि हम उनको वाटर इरिगेशन या फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सारी चीज नहीं, मशीनरी, वो चीज नहीं, कि जब वो प्रोड्यूस कर रहा है वो वहां से फार्म से फील्ड से कैसे मार्केट में जाए, वो सपोर्ट सिस्टम चाहिए। और अभी क्या हो रहा है कि जैसे इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो कई बार होता है कि जो बड़े फार्मर्स होते हैं वहाँ, कई बार क्या होता है जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनको प्रॉपर लोन या डेप्ट जो है, वहाँ भी कई इश्यूज हैं कि कितना वो रिपे कर पा रहे हैं। क्रॉप फेलियर वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, पर्टिकुलर हिली एरियाज में बात करें, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट हो रहा है, तो वहाँ जो एक सपोर्ट होना चाहिए कि हम कैसे करें। एक्सटेंशन सर्विस जो होता है, अब जैसे मान लो कि फार्मर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हमें क्या करना है कि एग्रीकल्चर के अलावा फार्मर को हमें अलाइड सर्विस के लिए भी, अलाइड वर्क के लिए भी हमें सपोर्ट करना जरूरी है। उससे क्या होता है कि उनके और एडिशनल इनकम होना चाहिए जो अब नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। कि हम उत्तराखंड में जो फार्मर्स हैं उनको अगर हम ये भी बताएं कि देखिए आप हॉर्टिकल्चर भी आप कीजिए, आप बायोफ्यूल प्लांटेशन में भी आप कीजिए और सरकार आपकी मदद करेगी। तो वो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं वो तो है ही वहाँ पर, लेकिन साथ में उनको और एडिशनल इनकम के लिए भी, है ना, सरकार का सपोर्ट मिले, तो वो सब चीजें उतना नहीं हो पा रहा है, तो उसकी जरूरत है वहाँ पर। तो जो मुझे लगता है कि अगर फार्मर्स अवेयर हो, अगर उनको जागरूकता हो, उन्हें पता हो कि गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, प्रोग्राम क्या है, कहाँ चीजें हैं, तो फिर वो खुद ही डिमांड भी करे। अभी जैसे प्रोटेस्ट की बात है, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि किसान को पता चल रहा है कि ये चीजें हमें और इसकी जरूरत है, सरकार हमें दे, वहाँ सरकार दे नहीं रही है। हाँ, तो वहाँ पर ये चीज आती है वहाँ पर, तो जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर ये जागरूकता का आपको कैसे लगता है कि ये कैसे फैलानी चाहिए? क्या जरूरी है? उसके लिए मीडिया है, मास अवेयरनेस है, और आज के जैसे सोशल मीडिया है, अब आपको देखिए हर किसी के पास मोबाइल फोन है, तो एक बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म बन जाता है कि लोगों तक अब, है ना, कनेक्ट होना, बात पहुंचाना वहाँ पर है। तो वो धीरे धीरे ये चीजें अभी हो रही है और लोग अभी जुड़ भी रहे हैं। अब लोग ये भी समझ रहे हैं कि पहले हम जब शहरों में होते हैं तो हम इसकी वैल्यू नहीं समझते हैं, हम गाँव में रहते नहीं तो हमें पता होता है बाजार गया पैसा दे कर ली, लेकिन उसको बनाने में या आने में कितने, उसके पीछे कितने प्रोसेस हैं, ये नहीं पता होता है। तो अब ये चीजें क्या है ना, मीडिया के थ्रू जब जागरूकता होंगे लोगों को, तो वो समझेंगे क्या किसान की क्या प्रॉब्लम्स हैं, है ना, क्या क्या चीजें हैं, है ना, उसके लिए क्या क्या इंटरवेंशन होनी चाहिए, तो वहाँ पर ये बात आएगी वहाँ पर। तो सर अगर जैसे कोई यूपीएससी एग्रीकल्चर के लिए प्रिपेयर करे तो आपके हिसाब से कि उनको आपकी क्या वो मोटिवेशनल कोट रहेगा, या फिर क्या आपकी कोई ऐसी कोई खास बात जो उनको प्रिपेयर करने में हेल्प करे, आपका ऐसा क्या रहेगा उसमें? मैं ये इनपुट में दूंगा कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम का, है ना, चाहे वो यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस या स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, मैं उन सभी बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को आप नेगलेक्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि एग्रीकल्चर में मान लीजिए 3-4 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपने सॉल्व कर लिया, तो आप हो सकता है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाए। अब मेंस के, और आजकल मेंस एग्जाम में भी लगातार,
है ना, चाहे वो ज्योग्राफी हो या इन्वायरमेंट हो या इकोनॉमी के पार्ट हो, एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस सब्जेक्ट को गंभीरता से लेना होगा। और मेरे ख्याल से जो मैं मानता हूँ कि बाजार में इस बुक की बहुत कमी थी। पहली बार जो ये बुक अभी जो आई है, इसमें सारे एस्पेक्ट, जैसे यूनिट 1 इसमें हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया है, यूनिट 2 इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, यूनिट 3 इसमें ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव है, यूनिट 4 इन्वायरमेंटल है, क्लाइमेट चेंज के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, यूनिट 5 डिजास्टर मैनेजमेंट है, ड्रॉट फ्लड के बारे में, यूनिट 6 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट मैपिंग से लेकर ड्रोन टेक्नोलॉजी तक की बात है, यूनिट 7 यहाँ पर दिया गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल IPR जो GI टैग वगैरह होता है, और यूनिट जो लास्ट यूनिट है उसमें एथिकल एस्पेक्ट है, फार्मर वेलफेयर वगैरह जो है। तो ये एक ऐसी किताब है जहां पर ये सारे पहलू जो एक कैंडिडेट को अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह पढ़ना होता है, वो सब सिंगल एक बुक में आ गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसको अगर स्टूडेंट तैयारी करते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन जो है 100% इस बुक से होगा और वो सॉल्व कर पाएंगे। आंसर राइटिंग में भी उनको हेल्प मिलेगा वहां पर, तो उस जगह पे वहां कर सकते हैं। प्लस इसमें एक और प्लस पॉइंट मैं जो ऐड करना चाहता हूँ कि कई बार जो एग्रीकल्चर क्वेश्चंस होते हैं स्कैटर्ड होते हैं, हाँ जी, है ना, चाहे वो नाबार्ड एग्जाम हो या किसी और स्टेट एग्जाम हो, इसमें आपको एक जगह बुक में मिल जा रहा है। तो उससे क्या होता है कि आप उस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहां पर आप राइटिंग के साथ में कर सकते हैं, आप कि वहाँ प्रैक्टिस आपने कर लिया, PYQs यहाँ पर दिया हुआ है तो वहां पर ये चीजें हैं। तो मेरा मानना है कि जैसे कई बार जो PYQ होते हैं वो तो स्कैटर्ड होते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि आपको एक जगह मिल गया तो आपको प्रैक्टिस करना आसान हो जाता है और आप प्रॉपर बेसिस का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और आपको वो मार्क्स लाने में मदद करता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि ये हाइब्रिड टेक्स्ट गाइड है, हाँ जी, ये पहली बार है जो मैं दिशा पब्लिकेशन को थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने ये नई अप्रोच को लाया, एंड दिस इज द नीड ऑफ द आवर। इस तरह की बुक्स की बहुत जरूरत है और ये बहुत अच्छा प्रयास है। और इसमें जो ये बुक आई है तो मैं ये चाहूंगा कि इसके मैं प्लेटफॉर्म, क्योंकि आज वर्ल्ड बुक फेयर चल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके बारे में अवेयर हों और इस बुक को करें, क्योंकि ये बुक अभी तक कहीं भी नहीं है। बुक है एग्रीकल्चर का, या तो ज्योग्राफी में है या तो इकोनॉमी में हाँ जी, है ना। कई जगह जो इन्वायरमेंट है मिलता ही नहीं है, साइंस टेक का मिलता ही नहीं है मुझे, कई बार बच्चे मुझसे आके पूछते भी हैं, लेकिन यहाँ का 1 डायमेंशन यहाँ मिल जा रहा है, 360 डिग्री अप्रोच है हाँ जी, वहाँ पर है। तो सर क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसकी और एडिशंस आप निकालेंगे? 100% ये बुक है ना, जैसे मैं कई बार क्लास में बताता हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाँ जी, संधारणीय विकास, हाँ जी, ये हमारा टिकाऊ बुक है जो लंबे समय तक रहेगा, हाँ जी, है ना। ये चीज है, इसके कई एडिशन आएंगे, अपग्रेड भी है, सब कुछ है। अभी ये लेटेस्ट एडिशन है, जो लोग बच्चे इस बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी किताब है, ये लोग कर सकते हैं और आप इसको आप गो थ्रू कीजिए। और जो लोग इस माध्यम से अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप दिशा पब्लिकेशन को कोई भी फीडबैक देना चाहें, वी आर वेरी ओपन टू रिसीव द फीडबैक, और वो हेल्प करेगा ऑथर को बुक को और अपग्रेड करने में, है ना, बेटर इंप्रूव के साथ में। लास्ट में ये बताना चाहता हूँ कि कई बार क्वेश्चन पेपर में करंट एस्पेक्ट चीजें हैं, दिस आल्सो कवर्ड इन द बुक, ये भी कवर किया हुआ है। तो मैं इसके प्लेटफॉर्म थ्रू मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लोग इस बुक के बारे में जानें एंड उसको पढ़ें एंड दे क्वालिफाई द एग्जाम। ये चीज है, हम यहाँ पर अवेलेबल है दिशा पब्लिकेशन की ये बुक, और बाकी हमारा स्टॉल है हॉल नंबर 1 T09, आप आके यहाँ से ये बुक ले जा सकते हैं। थैंक यू।